अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्यूट किडनी इंजरी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, गाइस उसका डेफिनेशन होता है कि सडन रिवर्सिबल लॉस इन किडनी फंक्शन। सडन मतलब अचानक से होती है ये सडन रिवर्सिबल लॉस इन किडनी फंक्शन and accumulation of the nitrogenous waste and result in decrease in the urine output। मतलब गाइस ऐसा होता है कि यहाँ पे कि सडन रिवर्सिबल लॉस होता है किडनी फंक्शन का, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इतना लॉस हो जाता है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, वहाँ पे अक्यूमुलेशन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी का गाइस मैं डेफिनेशन बता दिया। अब जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है ना, बेसिकली ये तो इसका डेफिनेशन था। अब एक्यूट किडनी इंजरी बेसिकली यहाँ पर टाइप बताया तो तीन तरह से हो सकती है। एक तो प्री रीनल फेलियर में की वजह से हो सकती है, तो तीन तरह से हो सकती है। प्री रीनल फेलियर की हो सकती है, एक तो हो सकती है रीनल फेलियर की वजह से, है ना, और हो सकती है पोस्ट रीनल फेलियर की वजह से। तो प्री रीनल फेलियर की वजह से गाइस अब ना क्या क्या कॉज होता है। प्री रीनल फेलियर का मतलब क्या हो गया कि सपोज अब मेरी ये किडनी है, अब किडनी के पहले अगर कोई कॉज है, वो मेरा अगर रीनल फेलियर करा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रीनल फेलियर, है ना। प्री मतलब पहले। तो प्री रीनल फेलियर में क्या क्या कॉज हो सकता है, जैसे ओमिटिंग हो गया। अब गाइस ओमिटिंग में क्या होगा, ओमिटिंग में ये होता है कि जब ओमिटिंग में क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा तो किडनी को ब्लड कम मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो ब्लड सप्लाई है कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो यहाँ पे डैमेज हो सकता है किडनी, है ना। उसके बाद गाइस दूसरा होता है ओमिटिंग हो गया। अब जैसे मतलब डिहाइड्रेशन के जो कॉजेज हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे किसी को डायरिया हो गया, इसमें भी फ्लूइड लॉस हो रहा है ना। किसी को गाइस ट्रोमा हो गया, और ट्रोमा इतना ज़्यादा हो गया कि ब्लड लॉस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोपरफ्यूजन होगा तो क्या होगा, किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो किडनी वहाँ पे डैमेज हो जाएगी, है ना। ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस एक और इसमें बताता हूँ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने का बेसिकली इसमें क्या होगा, कार्डियक फेलियर। तो किसी भी बंदे में अगर कार्डियक फेलियर हो रही है ना, कार्डियक फेलियर अगर किसी भी बंदे में हो रहा है तो वो भी क्या करा सकता है, क्योंकि अब कार्डियक फेल होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम होगा। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है ना, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है मतलब मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ब्लड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में। तो उसकी वजह से किडनी का भी ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस्कीमिया होगा और क्या होगा, डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा किडनी का, है गाइस। तो ये रीजन हो गया। उसके बाद एक और रीजन, बहुत सारे और रीजन भी होती है, जैसे शॉक हो गए, ये सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक में गाइस अपने को जैसे पता, जो वेसल्स की रेजिस्टेंस होती है, वो जो वेसल्स का रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वेसल का रेजिस्टेंस क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है ना, वो बेसिकली कम हो जाता है, कार्डियक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना। और इसमें और क्या होता है बेसिकली, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली और क्या होता है यहाँ पे कि जब तो हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। हाइपोपरफ्यूजन होगा तो किडनी का ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो किडनी वहाँ पे क्या होगी, डैमेज होना चालू हो जाएगी, ठीक है। और एक होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। में गाइस ना बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे एफएमजी हो गया वगैरह कॉज, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो वो जो रीनल आर्टरी होती है यहाँ पे इसका वो हो जाता है, नैरो। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग हो जाना। तो ये ठीक है, तो ब्लड आएगा तो इनफ ब्लड नहीं जा पाएगा जितना किडनी को चाहिए रहेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये स्टेनोसिस होगा। इसकी वजह से गाइस क्या होता है ना, ये जो किडनी की सेल्स हैं, यहाँ पे जो भी किडनी का सेल्स होता है, जैसे अपने को पता है कि यहाँ पे किडनी होती है तो यहाँ पे कोर्टेक्स होता है और ये अपना मेडुला होता है, ठीक है। ये मेडुलरी पिरामिड वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्टेक्स में ही अपना क्या होता है, नेफ्रॉन वगैरह होता है। 85% नेफ्रॉन का होता है कोर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं 85% नेफ्रॉन, तो वो डैमेज होने लगते हैं। तो दैट रिजल्ट इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और एक और टर्म होता है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो ये क्या होता है, जैसे बताऊँ अभी कि ये अपना ग्लोमेरुलस है। उसके बाद गाइस इस स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देने का, ये यहाँ पे लूप ऑफ हिलने हो जाता है, ठीक है। फिर लूप ऑफ हिलने हो गया, मतलब ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप। फिर गाइस यहाँ पे आ जाता है अपना डीसीटी, ठीक है, डीसीटी। और बहुत सारी ऐसे डीसीटी मिल के एडीसीटी ये सब मिल के क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डैमेज बताता है, यहाँ से यूरिन चले जाता है। अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का गाइस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ये ट्यूब्यूल है ना वो डैमेज होने लगते हैं, इनके सेल क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, इस्कीमिया की वजह से। क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड ही दे रहा है, अगर उसको नहीं मिलेगा उसको, तो क्या होगा, वो डैमेज होने लगेगा। क्योंकि गाइस क्या होता है, जब ब्लड आता है किडनी में मिलता है, तो किडनी में वहाँ पे वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट लेने के लिए क्या होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म बेसिकली कैसे होगा, क्योंकि सेल वहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, तो सेल को ये सब मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम ही वहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स है, तो ट्यूब्यूल की क्या होती है, नेक्रोसिस हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, पहले इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलते हैं और धीरे धीरे करके ट्यूब्यूल डैमेज हो जाती है। और इतनी डैमेज हो जाती है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में भी यहाँ पे भी ये आके इन्फ्लामेशन और एडिमा कर देती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन और एडिमा कर देती है, जिसको बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और ये क्या, अगर ये डैमेज हो रहा है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, कभी कभी पूरा ब्लॉक भी हो जाता है, ठीक है, तो ये रास्ता ही पूरा ब्लॉक हो जाता है ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक और कॉज हो सकता है, ठीक है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से हो सकता है। अब गाइस दूसरा हम लोग देखते हैं, अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे गाइस प्री रीनल फेलियर में। तो सपोज किसी बंदे को डिहाइड्रेशन है, ठीक है, डायरिया है, वोमिटिंग है, तो ब्लड वॉल्यूम कम है, तो पहले बंदे की बीपी तो बढ़ेगी, पर बाद में बीपी कम हो जाती है। और मेनली क्या, पहले बीपी कम होगी उसमें, तो क्या होगा, बेसिकली टैचिकार्डिया होगा पेशेंट में, क्या होगा, टैचिकार्डिया होगा, कंपनसेट मैकेनिज्म, मतलब ब्लड वहाँ पे जल्दी जल्दी हार्ट रेट को बढ़ा के वहाँ तक पहुँचाने के लिए ब्लड को, ठीक है। शुरू में इसमें भी बीपी इंक्रीज होती है, पर बाद में इसमें बीपी डिक्रीज हो जाती है। और पेशेंट में टैचिकार्डिया होगा गाइस, तो ईसीजी कराएंगे तो उसमें अपने को टैचिकार्डिया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो लॉट ऑफ वहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद गाइस ये टैचिकार्डिया मिलेगा बंदे में, बीपी कम मिलेगा, और यहाँ पे सीरम यूरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, ये बढ़ जाता है, सीरम यूरिया बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो ये सब गाइस बता रहा हूँ, सीरम यूरिया बढ़ जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ना। सीरम यूरिया बढ़ता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है, पेशेंट में टैचिकार्डिया होता है, पेशेंट का बीपी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो ये सब यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। और पेशेंट में और डिहाइड्रेशन के भी साइन है, अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन है तो जो साइन है, यूरिन आउटपुट का डिक्रीज होना, पेशेंट को मतलब पेशेंट जो है पानी अच्छे से, मतलब वो जो होते हैं वो अनेबल टू ड्रिंक द वाटर, अगर सीवियर है तो अनेबल टू ड्रिंक द वाटर, ठीक है। फेशियल एडिमा पेशेंट में मिल सकता है, फेशियल एडिमा, पेरीफेरल एडिमा भी पेशेंट में मिल सकता है ना, पेरीफेरल एडिमा भी पेशेंट में मिल सकता है। म्यूकस ड्राई हो सकता है, ठीक है, मुंह जो है मुंह सूख सकता है पेशेंट का, स्किन ड्राई हो सकता है, ठीक है, स्किन ड्राई हो सकता है, इसमें स्किन पेशेंट में ड्राई हो जाएगा, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड परफ्यूजन कम हो गया है ना, फ्लूइड कम होने की वजह से, तो डिक्रीज इन अनकॉन्शियसनेस, तो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हाइपर परफ्यूजन होगा, फिर ब्रेन में भी हाइपर परफ्यूजन होगा, है ना गाइस। जो जीबीपी होगा जुगुलार वेनस प्रेशर, वो क्या होगा, वो अपने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जुगुलार वेनस प्रेशर बेसिकली डेवलप क्यों होता है, जब भी राइट हार्ट अपना प्रेशर लगाता है तो जुगुलार वेन में जो होता है प्रेशर डेवलप होता है, तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हाइपोवोलेमिया हो चुका है, तो उतना ब्लड आ नहीं रहा है हार्ट के पास वो पंप करे, तो कार्डियक आउटपुट बेसिकली डिक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट डिक्रीज हो जाता है बेसिकली, है ना, मतलब बीपी डिक्रीज होता है, तो जीबीपी अपने को नहीं मिलता, है ना गाइस। ये हो गया, तो ये सब बेसिकली अपने को साइन, यहाँ पे साइन क्लिनिकल फीचर ये सब अपने को प्री रीनल वाले में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम लोग इसमें फ्लूइड देते हैं, इसमें हम लोग क्या देते हैं, प्री रीनल वाले में फ्लूइड देते हैं, ENS देते हैं, 500 to 1000 ml दे देते हैं ओवर 30 मिनट में। तो हम लोग इसको ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन सब देखेंगे। रीनल फेलियर का गाइस क्या क्या होता है ना, बहुत सारे कॉज होते हैं रीनल फेलियर की, मतलब किडनी डैमेज हो सकता है, कोई ड्रग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रग होते हैं, जैसे PPI वगैरह होते हैं जो कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करते हैं, NSAID वगैरह होते हैं, है ना। तो ये जो अपनी अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब ड्रग करती हैं गाइस अपने को, है ना। तो और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। इसमें क्या होता है, बंदे में बच्चे, बेसिकली बच्चों में होता है ज़्यादातर, कि छोटे बच्चे में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि ऐसी बेसिकली जो एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया बनती है, पर वो बैक्टीरिया में ऐसा कुछ तो होता है जो अपने बॉडी में भी है, तो वहाँ पे बेसिकली ऑटोइम्यून रिएक्शन होने लगता है, तो वहाँ पे किडनी डैमेज होने लगती है,
एक होता है गाइड गुड पोस्चर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, किडनी तो डैमेज होती है, साथ में होती है लंग भी डैमेज होती है, साथ में क्या होता है लंग भी डैमेज होता है, तो उसको बोलते हैं गुड पोस्चर सिंड्रोम। एक होता है ये डिजीज हो सकता है मिनिमल चेंज डिजीज भी हो सकता है। मिनिमल चेंज डिजीज में गाइस उतना कुछ खास नहीं होता, और यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो डायरेक्टली हम लोग इसमें ड्रग देते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो कराते हैं ना बायोप्सी कराते हैं। और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एएसओ टाइटर हम लोग कराते हैं। क्या कराते हैं इन्वेस्टिगेशन में, एएसओ टाइटर हम लोग उसमें कराते हैं पीएचजीएन में। ठीक है गाइस, तो ये हो गया गुड पोस्चर सिंड्रोम हो सकता है अपने को। उसके बाद और अगर बताऊँ मैं दूसरा और बच्चों में जो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह होता है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे हाइपर प्रोटीनयूरिया होता है कि वहाँ पे प्रोटीन बच्चे में ज़्यादा लॉस होता है यूरिन से, तो हाइपर प्रोटीनयूरिया होगा, तो यहाँ पे बच्चे में पूरा बॉडी उसकी एडिमा से हो जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन कम लॉस होता है पर ब्लड जो होता है ज़्यादा लॉस होता है, आरबीसी का लॉस ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे बंदे में क्या हीमेट्यूरिया मिलता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या मिलता है, हीमेट्यूरिया मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, बंदे में हीमेट्यूरिया मिलता है। ठीक है, तो ये अपना ये सब डिजीज़ जो होती हैं वो मतलब करा सकती हैं रीनल डैमेज, वो डायरेक्ट रीनल डैमेज करा सकती हैं। कभी कभी एक और अगर वस्कुलर डिजीज़ होगा जो रीनल में ब्लड सप्लाई, डायरेक्ट रीनल में ब्लड सप्लाई छोटी छोटी कैपिलरी है, उनमें अगर वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाए तो वो भी डैमेज कर सकता है ना, तो वो भी डैमेज कर सकता है इसमें। तो उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग ने ड्रग वगैरह देख लिया। कभी कभी गाइस मसल इंजरी होती है तो रेब्डोमाइलोसिस वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जो मायोग्लोबिन निकलता है वो डायरेक्ट किडनी को डैमेज करता है, तो हीमेट्यूरिया वगैरह होती है, ब्लड आता है यहाँ पे यूरिन से, तो ये भी हो सकता है। पर ये रेयर केसेस हैं, जो यहाँ पे मेन केसेस है जैसे ड्रग हो गया, ये डायरेक्ट किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो वो सब यहाँ पे मेन रीजन्स होते हैं रीनल फेलियर के। पोस्ट रीनल फेलियर गाइस बहुत ही आसान है कि पोस्ट रीनल फेलियर में बेसिकली क्या होता है, स्टोन आके कोई फंस गया, ठीक है, कोई किडनी में आके यहाँ पे ये कोई किडनी में आके यहाँ पे स्टोन फंस गया है, तो स्टोन फंस गया तो यूरिन आएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे क्या होगा, किडनी डैमेज होगी। ये क्या होगा, किडनी डैमेज होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, किडनी डैमेज होगी, यहाँ पे यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है। तो दूसरा हो सकता है ब्लैडर में स्टोन हो तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तीसरा गाइस एक और होता है कि ये यूरेथ्रा में स्टोन हो सकता है, या तो ये जो है अपना प्रोस्टेट BPH हो सकता है पेशेंट में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये भी हो सकता है पेशेंट में, है ना। कोई CA कार्सिनोमा हो जाता है, सर्वाइकल जो होता है सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। पेल्विक ट्यूमर हो सकता है कोई, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। कोई पेल्विक ट्यूमर है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो मेनली तो कॉज BPH या फिर स्टोन वगैरह ही होते हैं, पर बताने को जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी हो सकता है अपने को। और गाइस इसमें और कॉज बताऊँ कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एक है न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर, तो न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर में गाइस होता है न, वहाँ पे नर्व का फंक्शन जो होता है लॉस हो जाता है। तो जब वहाँ पे नर्व लॉस होता है तो ब्लैडर क्या होगा, एकदम डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब यूरिन निकाल नहीं पाएगा कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर होता है, तो इसमें जो ब्लैडर होता है वो पाल्पेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, नर्व सप्लाई वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस वगैरह भी मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट में बेसिकली फ्लाइंग पेन वगैरह मिलता है। और गाइस जो मैंने बताया था वैस्कुलर डिजीज ऑफ रीनल, जहाँ पे जो रीनल के अंदर की ब्लड सप्लाई डैमेज होगी तो इकाइमोसिस वगैरह फ्लाइंग के साइड मिलेगा ना, नीली पड़ जाती है, पेन होता है। और यहाँ पे फ्लाइंग रीजन में पेन होगा। सपोज ब्लैडर में स्टोन है तो सुप्रापेबिक पेन होगा, ठीक है। अगर यूरेटर में स्टोन है तो कोलिकी पेन होगा। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग भी होगा उसमें, अगर यूरेटर में है तो। BPH में होगा गाइस तो वहाँ पे ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन होगी, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है उसमें, ठीक है। पेशेंट को बार बार यूरिन जाने का मतलब वो करता है, मतलब अर्जेंसी बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हेजिटेंसी हो जाता है पेशेंट में, है ना। ऐसा पूरा ब्लैडर भारी भारी लगता है उस पेशेंट पे, तो हम लोग कैथेटर डाल के उसमें निकालना पड़ता है यूरिन को। तो ये होता है कंडीशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइस। और यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, यूरिन के रास्ते। तो ये सब गाइस क्या था, ये सब बेसिकली था, पहला लेक्चर था एक्यूट किडनी इंजरी का, जहाँ पे हम लोग ने सब कॉजेज़ देखे और उसके क्लिनिकल फीचर देखें, क्या क्या हो सकता है क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग देखेंगे अदर डिजीज़। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या कराएंगे इसमें, और ट्रीटमेंट हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं।